अरे सर क्या है ये? किसी भी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने अपने भाई यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने कल फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस देखे थे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम उसी के पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन जैसे थोड़े हमारे कल हो गए थे, ठीक है, जो रहते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस, तो आज हम देखेंगे। तो हमें एग्जाम में यहीं से वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो हमने कल किए थे और आज किए थे। ये दोनों क्लासेस भाई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। आज हमारे क्वेश्चन होंगे देवनागरी लिपि से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है भाई और देखना है, जो चीज नहीं समझ में आए वहां से पूछ लेना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। बताना है भाई सबसे पहले क्या है, इसमें डाले नहीं, देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता बतानी है क्या है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? ध्वन्यात्मकता, रोमन वर्णमाला आधारित, सिर्फ स्वराक्षर होते हैं, कोई विराम चिन्ह नहीं होता। देखो क्या आएगा भाई इसमें। सबसे पहले हमने क्या बताया था, केवल वाले शब्द आ जाए या फिर हमारे पास जैसे सिर्फ स्वराक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, कट जाएंगे ऑप्शंस। तो क्या पूछा हुआ है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? ध्वन्यात्मकता, रोमन वर्णमाला आधारित, स्वराक्षर होते हैं, कोई विराम चिन्ह नहीं होता। क्या है भाई इसकी लिपि की मुख्य विशेषता है ध्वन्यात्मकता। ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है इसकी, ध्वन्यात्मकता। रोमन वर्णमाला पर आधारित नहीं है देवनागरी लिपि और सिर्फ स्वराक्षर होते हैं, ये भी गलत है। और कोई विराम चिन्ह नहीं है। देवनागरी लिपि में विराम चिन्ह भी होता है और स्वराक्षर के साथ साथ क्या होता है, वर्णाक्षर भी होते हैं। ठीक है, रोमन वर्णमाला पर यह आधारित नहीं है क्योंकि रोमन अपने आप में एक अलग लिपि है। और ये क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है, ध्वन्यात्मक होती है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन। बतानी है हमें देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या होती है कि देवनागरी लिपि है जो उसमें कितने वर्ण होते हैं। 33 वर्ण होते हैं, 44, 48 या 52। बताने हैं भाई देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या। हाँ, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। देवनागरी लिपि, ये सारे भाई जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दे देंगे सारे। जैसे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए ना, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीनों को एक ही क्वेश्चन में दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से देवनागरी लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा इनमें से गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि किस लेखन प्रणाली पर आधारित है। बताना है कि देवनागरी लिपि किस लेखन प्रणाली पर आधारित है। कैसे लिखी जाती है देवनागरी लिपि, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या फिर गोलाकार। बतानी है भाई देवनागरी लिपि किस लेखन प्रणाली पर आधारित है। कैसे लिखी जाती है देवनागरी लिपि,
गोलाकार तो कट गया भाई, ठीक है, ऊपर से नीचे कट हो गया। दाएं से बाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं लिखी जाती है? दो ऑप्शन है हमारे पास, बताना है। देवनागरी लिपि हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं हमारे पास देवनागरी लिपि लिखी जाती है। ध्यान रखना है भाई, कई बार जैसे हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा और देख लिया कि दाएं से बाएं है, लेकिन आगे भी देखना है कि क्या ऑप्शन में क्या कुछ दिया हुआ, बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण देवनागरी लिपि का संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है बताना है हमें। देखो ध्यान से, कौन सा वर्ण देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताओ। अक्षय, अज्ञ, त्रय या अ, कौन सा नहीं है? हाँ, कौन सा भाई? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन प्रमाण क्या पूछा है कि देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां मिलता है? सबसे प्राचीन प्रमाण कहां मिलता है? अजंता शिलालेख, नागार्जुन पर्वत लेख, ग्वालियर लेख या अभिलेखों में उपलब्ध नहीं? बताना है देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां मिलता है? कहां मिलता है भाई? ग्वालियर, ग्वालियर लेख। आगे हमें बताना है भाई, देवनागरी लिपि में प्रयुक्त मात्राएं किसे दर्शाती है? मात्राओं का प्रयोग होता है ना जैसे देवनागरी लिपि में, तो ये पूछा हुआ है कि वो किसे दर्शाती हैं? देवनागरी लिपि में प्रयुक्त मात्राएं किसे दर्शाती हैं? व्यंजन, स्वर, विराम या अनुस्वार? बताना है जो देवनागरी लिपि में मात्राएं प्रयुक्त होती है वो किसे दर्शाती है? व्यंजन, स्वर, विराम या अनुस्वार? विराम और अनुस्वार तो आएगा ही नहीं, व्यंजन और स्वर में से बताना है क्या आएगा। स्वर, हाँ हाँ, तो मात्राएं किसे दर्शाती है? स्वर को दर्शाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अलग से भी पूछ सकता है। अभी तो हमारे पास ये है कि देवनागरी लिपि में श, श और स को क्या कहते हैं? तीन स होते हैं ना हमारे पास, तो इनको क्या कहते हैं? स्वर, अलप्राण, उसम व्यंजन या अनुनासिक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, श, श और श को क्या कहते हैं? स्वर तो कट गया, स्वर तो है नहीं, ये अलप्राण भी नहीं है हमारे पास। ये अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, फिर ये स, ये स इनका नाक से कहां हो रहा है उच्चारण?
स स स, तो क्या है ये ऊष्म व्यंजन है ये। अनुनासिक तो जिनका उच्चारण जैसे हम नाक से करते हैं वो हो गया ना, तो क्या इसका ऊष्म व्यंजन है, ये याद रखना है, एक जगह नोट डाउन कर लेना। श श श कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। एग्जाम में भी यही देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, ठीक है। जितने हमारे क्वेश्चन ऑप्शन कट होंगे वैसे ही हमारा आंसर आएगा। जैसे अब हमने 2 क्वेश्चन ये ऑप्शन कट कर दिए थे, स्वर और अलग प्राण, ठीक है। अनुनासिक का हमें पता है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये कौन से हो गए भी, ऊष्म व्यंजन। ये क्वेश्चन छोड़ देना। देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता इसे अन्य भारतीय लिपियों से अलग करती है। जो देवनागरी लिपि है, कौन सी विशेषता इसे अन्य भारतीय लिपियों से अलग करती है। पंक्तिबद्ध लेखन, ये विशेषता है भाई देवनागरी लिपि की, ठीक है। पंक्तिबद्ध लेखन, पूर्ण ध्वन्यात्मकता, शीर्ष रेखा या उपयुक्त सभी। बताने हैं क्या क्या इसमें। देवनागरी लिपि कौन सी जो भारतीय लिपियों से अलग करती है, क्या विशेषता है इसकी। पंक्तिबद्ध लेखन, देवनागरी लिपि में हम क्या करते हैं भाई, पंक्तिबद्ध लेखन। पूर्ण ध्वन्यात्मकता भी है, ऊपर देखा था ना, ठीक है। और शीर्ष रेखा भी है, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। तो ये हमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं मिलती हैं, पंक्तिबद्ध लेखन, पूर्ण ध्वन्यात्मकता और शीर्ष रेखा। देवनागरी लिपि में प्रयुक्त विराम चिन्ह लगाते हैं ना हम, जब कोई भी जैसे लिखते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह का ये साइन भी याद रखना भी, क्या है इसका साइन, ठीक है। अलप विराम, पूर्ण विराम, मध्यम विराम या समापन चिन्ह, क्या कहते हैं इसको, देवनागरी लिपि में प्रयुक्त विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है। अलप विराम, पूर्ण विराम, मध्यम विराम या समापन विराम। पूर्ण विराम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। समापन तो होगा ही नहीं, मध्यम ये बीच में आ जाएगा और अलप ये छोटा हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हो गया इसका आंसर। देवनागरी लिपि में प्रयुक्त चंद्र बिंदु का उपयोग कब होता है। चंद्र बिंदु को प्रयोग करते हैं ना हम, जैसे मैं लिखते हैं उसमें भी ऊपर लगाते हैं ये ऐसे, ठीक है। चांद ये क्या है, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब होता है, केवल व्यंजनों के साथ, स्वर संयोग में नासिक्यता दर्शाने हेतु, संयुक्त व्यंजन में अनुस्वार के स्थान पर। बताना है चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होता है। ऑप्शन पढ़ लो ध्यान से। केवल व्यंजनों के साथ, स्वर संयोग में नासिक्यता दर्शाने के लिए, संयुक्त व्यंजनों में अनुस्वार के स्थान पर। चंद्र बिंदु का प्रयोग जैसे बोल के देखो पहले, कोई भी जैसे चंद्र बिंदु से रिलेटेड, जैसे हमने चांद, 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 आंद, किसका मतलब अंक की बिंदु है जो उसका, जो ये जैसे चंद्र बिंदु है, इसका जैसे वो उच्चारण कहां से हो रहा है, नाक से हो रहा है ना, चांद, आंद। व्यंजन में भी आता है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो केवल वाला तो हमारा कट गया, ठीक है। अनुस्वार के स्थान पर ये भी कट गया, तो बच्चे हमारे पास ये, तो क्या आएगा, स्वर संयोग में नासिक्यता दर्शाने हेतु, ठीक है। स्वर संयोग में जैसे कोई भी शब्द लिखा हमने, तो उस पे हमने अंक की बिंदु लगा दी, चंद्र बिंदु लगा दिया,
तो वो क्या होगा, नासिक के दर्शाने हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होता है। घुमा फिरा कर एज इट इज क्वेश्चन ना मिले ना, तो इनमें से जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, घुमा फिरा के इनमें से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। आगे हमने पढ़ा था भाई स्टार्टिंग में, देवनागरी लिपि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्वर बताने उनमें से, टोटल हमारे पास कितने थे, 52 थे ना देवनागरी लिपि में, ठीक है। अब क्या बताना हमें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या बतानी है, 5, 10, 11 या 13। देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं बताना है भाई, देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है हमारे पास, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास मुख्यतः किस लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, फारसी या नागरी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। इंपॉर्टेंट है भाई, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में जो ज्ञ है कितने व्यंजन सम्मिलित होते हैं, ये लिखते हैं ना अज्ञ, तो इसमें कितने व्यंजन होते हैं, कितने मतलब कि कितने शब्दों से बनकर मिलता है ये। वैसे तो एक ही है ये, जैसे हम इसमें व्यंजन और स्वर को मिलाते हैं तो कितने व्यंजन सम्मिलित होते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 2। कौन कौन से, 2 होते हैं, ज और य, ठीक है। पूछ सकता है भाई, या तो ये पूछ सकता है कि किन 2 से मिलकर ये बना है ये, और यह पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में इसको ज्ञ में कितने व्यंजन सम्मिलित होते हैं। तो कितने सम्मिलित होते हैं, 2। देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हलंत, हलंत का प्रयोग करते हैं ना हम कई बार, जैसे पैर में वो डंडा लगा देते हैं। हलंत का क्या कार्य होता है, स्वर को नाक से उच्चारित करना, व्यंजन को स्वतंत्र बनाना, व्यंजन को स्वर के बिना दिखाना, संयुक्त अक्षर बनाना। क्या भाई हलंत का कार्य क्या होता है, हलंत का कार्य क्या होता है इसका, व्यंजन को स्वर के बिना दिखाना। हलंत का प्रयोग इसीलिए करते हैं ना ताकि इसमें स्वर का प्रयोग ना हो, व्यंजन को स्वर के बिना दिखाना। आगे, देवनागरी लिपि का नाम देव प्लस नागरी किस अर्थ से बना है, बताना है। देवनागरी शब्द देव प्लस नागरी किस अर्थ से बना है। ईश्वर की भाषा, नगरों में बोले जाने वाली भाषा, ब्राह्मणों की लिपि या देवताओं की लिपि। देव प्लस नागरी,
देव प्लस नागरी, देवताओं की लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि में व को उच्चारण में कब ब के समान बोला जाता है? कई बार व का प्रयोग हम ब में भी करते हैं ना, व का प्रयोग, तो किस के समान बोला जाता है? जब उसके बाद स्वर आता है, जब व का प्रयोग अंत में हो, जब यह व्यंजन से पहले आता है, ऐसा कभी नहीं होता। बताना है कि देवनागरी लिपि में व को उच्चारण में कब ब के समान बोला जाता है? कब बोला जाता है? जब यह व्यंजन से पहले आता हो। जब वह व्यंजन से पहले आता हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था भाई? देवनागरी लिपि में कितनी संख्या, कुल कितने वर्णों की संख्या। ठीक है, तो आगे हमें बतानी है हिंदी में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है। ध्वनियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 36, 44, 52 या 40? बताना है हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी मानी जाती है। हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 44। आगे मौलिक स्वरों की संख्या बतानी है। हिंदी में मौलिक स्वर कितने हैं? मौलिक स्वरों की संख्या कितनी है? ध्वनियों की संख्या कितनी है? 44। देवनागरी में कितनी है वर्णों की संख्या? 52। ठीक है, और मौलिक स्वर, हिंदी में मौलिक स्वरों की संख्या पूछा 10, 11, 13, 14। मौलिक स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और देवनागरी लिपि में भी कितनी थी स्वरों की संख्या? 11। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, देखो। अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि किस अंग की सहायता से उच्चारित होती है? अनुनासिक, गला, जीभ, नाक, होठ। अनुनासिक ध्वनि किस अंग की सहायता से उच्चारित होती है? अनुनासिक, नाक, नाक। अयोग हुआ व्यंजन पूछ लेते हैं कई बार, कितने होते हैं अयोग हुआ व्यंजन? अयोग हुआ स्वर या व्यंजन कौन से होते हैं? अयोग हुआ 2 होते हैं, लास्ट में होते हैं ना वो अंगा और अंगा, ओ ओ, ए ओ अंगा अंगा, वो होते हैं अयोग हुआ। पूछा है भाई क्या है? उच्चारण के स्थान पर पहले हमारे पास क्या था? स, श और श, तीनों साथ है। अब हमारे पास क्या है? त, थ, ध, ध, न। ध्वनियां कौन सी है? ये इनका उच्चारण स्थान बताने की कौन सी ध्वनियां है ये? बोल के देखो इनको। त, थ, ध, ध, न। ऑप्शन देखो। ओष्ठ, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य। त, थ, ध, ध, तो कौन सी है? दंत्य, दंत्य ध्वनि है। ठीक है, तालव्य वो अपन इसको काउंट होता है।
तालु, च छ झ झ, कंठ्य, कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ्य कंठ ऐसे नीचे से आवाज आती है कि क ख घ, ये आ गया हमारे पास। बताना किस वर्ग की ध्वनियां हैं? ग ग ड, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य या दंत्य? क ख ग घ घ, कंठ्य ध्वनि आई है, कंठ्य ध्वनि आई है। क वाली लाइन, क ख ग घ, सारे आएंगे ये क्वेश्चंस आगे। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है? ये बताना है क्वेश्चन। चलो, य र ल व बताने हैं। हिंदी में य र ल व को क्या कहते हैं? पीछे हमारे पास क्वेश्चन पूछा था संवृत व्यंजन, जैसे है ना घोष व्यंजन, अलप्राण, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म ध्वनि। ठीक है, तो आगे पूछ सकता है एग्जामिनर, य र ल व को क्या कहते हैं? य र ल व है अंतस्थ व्यंजन। आते हैं ये तो आपको? पढ़ने लग गई। आगे ये बतानी है भाई, ये ध्वनियां कौन सी हैं? देखा भी था ऊपर हमने, श श स ह ध्वनियां किस श्रेणी में आती हैं? ऊष्म व्यंजन, अनुनासिक, अंतस्थ व्यंजन या तालव्य? हाँ, कौन सी है ये? ऊष्म व्यंजन। तालव्य तो हुआ जो हम तालव से उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजन हमने देखे थे य र ल व, और अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कौन से है? श श श ह। हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन ध्वनि होती हैं? हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन ध्वनि होते हैं? कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी में? अभी देखा तो था ऊपर, तीनों श और ह। कितने हो गए? 3 श थे और 1 ह। ऊपर देखा था ना? हाँ, तो कितने होंगे संयुक्त व्यंजन? 4। कौन कौन से होते हैं ये देख लो भाई, संयुक्त व्यंजन ध्वनि ये होते हैं 4, ज्ञ, त्र, क्ष और श। संवैधानिक स्थिति से क्वेश्चन है ये, राजभाषा घोषित किया गया था, हुआ था कल ये। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? भारत के संविधान के अनुसार हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? 343। संविधान में देवनागरी लिपि को किस भाषा के लिए निर्धारित किया गया है? किस भाषा के लिए देवनागरी लिपि को निर्धारित किया गया है? ये तो अलग है ना क्वेश्चन। संविधान में देवनागरी लिपि को किस भाषा के लिए निर्धारित किया गया है? किस भाषा के लिए किया गया है भाई? हिंदी की है ना ये देवनागरी लिपि, तो किसके लिए किया गया है? हिंदी के लिए।
हिंदी को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस क्रम पर रखा गया है? 8वीं अनुसूची में किस क्रम पर रखा गया है? पहले, तीसरे, 10वें या 8वें? संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को किस क्रम पे रखा गया है? किस क्रम पे रखा गया भाई? पहले क्रम पर। सबसे पहले हिंदी आती है, ठीक है? पहले क्रम पर रखा गया। क्वेश्चन है हमारे पास, कल हमने देखा था अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है? तो उससे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। तो इसमें बताना है कि 351 से संबंधित क्या है इसमें। उच्चतम न्यायालय, राजभाषा, हिंदी के प्रचार प्रसार से लोकसभा की शक्तियां, राज्यपाल की भूमिका। बताना है 351 अनुच्छेद के अनुसार क्या है। राजभाषा, हिंदी के प्रचार प्रसार से। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1949, 1950, 1963 या 1976? नहीं, 1963। ये तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के बारे में बताया था, हिंदी संवैधानिक को, उसमें मनाया गया था, ठीक है? तो 1963 क्या है? राजभाषा अधिनियम। आगे बताना है भाई, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा क्या होनी चाहिए? जैसे पत्राचार की भाषा होती है ना भाई, ठीक है? तो वो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कौन सी भाषा होनी चाहिए बतानी है। केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, या क्षेत्रीय भाषा? जैसे केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा होती है ना, एक दूसरे को लिख के भेजते हैं, तो वो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए पूछा है। कौन सी इसकी कैसी भाषा होनी चाहिए? केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो क्या होगी भाई? केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है? केवल अंग्रेजी भी नहीं होगी और केवल हिंदी भी नहीं होगी। किस समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था ना, तो ये पूछा हुआ कि किस समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति, दत्त समिति, काका कालेकर समिति या राजेंद्र प्रसाद समिति? बताना क्या आएगा इसका आंसर भाई। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने की सिफारिश। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी देखा था, हाँ 1963 में ये हुआ था। किसने की थी भाई सिफारिश? दत्त समिति। याद रखना है भाई, दत्त समिति। बच्चों का ध्यान जाएगा काका का लेकर पर, काका का लेकर से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हमारे एग्जाम में पीछे, तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? दत्त समिति के द्वारा।
इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा डाउट है, बाद में देखेंगे इसको। हिंदी में, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ ये। कल देखा था ये तो क्वेश्चन। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कैसे थे भाई क्वेश्चंस, अच्छे थे, समझ में आए। ये क्वेश्चन है ना जो उसमें व्यंजन से युक्त व्यंजन, ठीक है, ये क्वेश्चन भाई पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर, वो ध्यान से देखने हैं, ठीक है। और ये तो भूलोगे ही नहीं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। एक क्लास हम लेंगे भाई इनका, जैसे थोड़ा सा बता देंगे, जैसे हमारे पास लगा हुआ है संवैधानिक स्थिति लगी हुई है, जैसे अनुच्छेद लगे हुए हैं, और जैसे ये स्वर व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन कौन से है, समृत अर्ध समृत व्यंजन, इन पे एक क्लास लेंगे, ठीक है। या तो देखते कर लेंगे या फिर बाद में लेंगे। यही भाई ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे और 35 क्वेश्चन आज हो गया। इन्हीं में से हमारे पास एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से ये देखने हैं भाई, वीडियो को बार बार से देखना है ताकि ये क्वेश्चन याद हो जाए, एक बार में तो ये याद ही नहीं होंगे, ठीक है। तो देखे हमने भाई क्वेश्चन आज, तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 के साथ, ठीक है। यूनिट 2 के लेके आएंगे कल हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ध्यान से भाई ये क्वेश्चंस देख लेने हैं।